मेरे बालों को छोड़ दे, नहीं तो तेरे सारे बाल उखाड़ दूंगी नंदनी। काली पहले मेरे बाल छोड़। कितनी जोर से खींच रही है। काली किसको बोल रही है तू? तू ज्यादा गोरी है, अंग्रेज है क्या तू? हाँ हूं, तेरे आगे तो गोरी ही हूं। अच्छा तू रुक यहीं, तेरी सारी हेकड़ी अभी माँ को बोलकर निकलवाती हूँ। रुचिका और नंदिनी दोनों ऐसे ही एक दूसरे के बालों पर झूल रही थीं। वो दोनों बहनें थीं, जिनमें रुचिका बड़ी बहन थी और नंदिनी छोटी। बचपन से ही दोनों बहनों में पंगा ही रहता था, क्योंकि उनसे एक का रंग काला था और दूसरे का गोरा था। आज भी दोनों बहनें जानवरों की तरह लड़ ही रही थी कि तभी उनकी माँ गुस्से में कमरे में आई और क्या है, क्यों जंगली बिल्लियों की तरह दोनों की दोनों लड़ रही हो? नीचे तक कितनी तेज तेज आवाज आ रही है। माँ, नंदिनी ने मुझे काली बोला। नंदिनी बेटा, तुझे कितनी बार समझाया है मैंने कि अपनी बहन को काली वाली मत बोला कर। पहले घर से ही भेदभाव शुरू होता है, जो फिर बाहर वाले भी करते हैं। आइंदा अगर मैंने फिर ये बात सुनी तो तुझे पंखे से बांध दूंगी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, दोबारा से तुम्हारी लड़ाई की आवाज ना आए। नीचे पंडित जी बैठे हुए, मैंने तुम दोनों के लिए लड़का देखने को पंडित जी को बुलवाया है। अगर उन्होंने तुम दोनों को ऐसे लड़ाई करता हुआ सुन लिया तो तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। आरती की बात सुनकर दोनों बहनें शांति से खड़ी हो गईं। आरती ने नीचे जाकर पंडित से बात की तो पंडित जी बोले, आरती जी, आपकी बेटियों के बारे में सुनकर तो मुझे उन दोनों अमीर घराने के बेटों की याद आ गई। अभी कल ही मुझसे एक बड़ी अमीर औरत गंगा जी ने अपने बेटों के रिश्ते के बारे में बात कही थी। बड़े ही धनी और अच्छे लोग हैं और आपके जैसी ही बेटियों की उन्हें तलाश है। इजाजत हो तो मैं गंगा जी से बात करूं? पंडित जी, अगर घर बार अच्छा है और लड़के में भी कोई ऐब नहीं है तो इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है, आप उनसे बात करना, अगर मर्जी हो तो खबर देना, मैं उनके आने की तैयारी रखूंगी। आरती की बात को सुनकर पंडित वहां से उठ गया। पंडित ने गंगा के घर जाकर उसे रुचिका और नंदिनी के बारे में बताया और गंगा ने अगले ही दिन रुचिका और नंदिनी को देखने के लिए अपने आने का प्रस्ताव दे दिया। ऐसे ही अगले दिन, आइए आइए, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए। पंडित जी ने आपकी बेटियों के बारे में बताया। जी जी, अंदर आइए, यहाँ बैठिए। आरती ने गंगा को बिठाया। गंगा के साथ और भी काफी सारे लोग थे। सभी लोग बैठ गए और बातें करने लगे। आप तो बहुत ही अच्छी बातें करती हैं। अच्छा चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब बेटियों को भी तो बुलाइए। जी जी हाँ जरूर। रुचिका, नंदिनी बेटा आ जाओ। आरती की आवाज लगाते ही दोनों बहनें मेहमानों वाले कमरे में आ गईं। दोनों बहनों को आरती ने बिल्कुल एक जैसा जोड़ा पहनाया हुआ था और बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही उन्हें तैयार भी किया हुआ था। लेकिन नंदिनी का रंग जोड़े में ज्यादा खिल रहा था क्योंकि वो गोरी चिट्टी थी। हाय हाय, कितनी खूबसूरत बेटी है, बिल्कुल स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही है, अप्सरा। हाँ जा बेटा, यहाँ बैठ जा, कितनी सुंदर बेटी है। मेहमानों ने बस नंदिनी को ही बिठाया। सिर्फ नंदिनी की इतनी इज्जत देखकर रुचिका को दुख हुआ। रुचिका को उसकी माँ आरती ने बैठने की जगह दी और फिर कुछ देर बाद, लड़कियों जाओ, अपने होने वाली ससुराल के लिए चाय बनाकर लाओ। ठीक है माँ। आओ नंदिनी, आप ही बना लो ना। नंदिनी अपनी जगह पर से ही नहीं हिली, जिसकी वजह से बस रुचिका को ही रसोई में जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करना पड़ा। कुछ ही देर में ही उसने सभी के सामने नाश्ता लगा दिया, जिसमें भी मेहमानों ने रुचिका को तो देखा तक नहीं। सभी अपने हाथों से बस नंदिनी को खिला रहे थे। ये क्या, मेरी तो इन लोगों के बीच में कोई इज्जत ही नहीं है। अभी रुचिका ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसकी होने वाली सास को जोरों से फंदा लगा। अरे ये लीजिए, पानी लीजिए। रुचिका ने ऐसे बोलकर जल्दी से गंगा को पानी दिया। जहां एक तरफ रुचिका सभी का ख्याल रख रही थी, वहीं दूसरी तरफ नंदिनी को किसी की परवाह नहीं थी। लेकिन फिर भी सभी रुचिका पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे और नंदिनी से सभी प्यार से पेश आ रहे थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि आरती जी, आपने तो बहुत ही ज्यादा खातिरदारी कर दी। चलिए अब काम की बात भी कर लेते हैं। आरती जी, आपकी दोनों ही बेटियां मेरे बेटों को पसंद आ गई। नंदिनी सुंदर है, किसी का भी दिल जीत सकती है, लेकिन रुचिका भी बेहद जिम्मेदार है। मुझे दोनों बेटियां पसंद हैं, तो मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। मुझे भी आपके बेटे बहुत ज्यादा पसंद आए। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो आपने मेरी बेटियों को चुना। मेरी तरफ से भी बात पक्की है। आरती और गंगा दोनों ने अपनी मर्जी से अपने बच्चों ला रिश्ता तय कर लिया। देखते ही देखते वक्त गुजर गया और वो दिन भी आया जब दोनों बहनों की शादी हुई। पूरी शादी में भी मेहमानों ने रुचिका पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस सभी ने नंदिनी को ही चढ़ाया। ऐसे ही विदाई के वक्त, और यार, ये दुल्हनों में जमीन आसमान का अंतर क्यों है? छोटी बहन तो कितनी प्यारी और जरा बड़ी बहन को देखने से ही अजीब लग रही है। ऐसा ही कहा।
सभी लोग विदाई के वक्त ऐसे ही बातें बनाने लगे। ऐसे ही दोनों बहनें विदा हो गईं, जिसके बाद गृह प्रवेश के वक्त भी सभी ने ऐसे ही बातें बनाई। गंगा, वैसे एक बहू को देखकर तुम्हारी पसंद पर नाज करे तो दूसरी को देखते ही वो खत्म हो जाता। सच में दोनों बहुओं में बेहद ही अंतर है। हाँ बहन, रूप को देखो तो अंतर है, लेकिन खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। लड़कियों का अच्छा और जिम्मेदार होना भी बहुत जरूरी है, और वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन सी बहू मेरे घर की देवी निकलेगी, क्योंकि सामने से देखने से तो सब खूबसूरत ही लगता है। गंगा ने जवाब देकर औरतों का मुंह बंद कर दिया। ऐसी ही दोनों बहनों के गृह प्रवेश के बाद उन दोनों को अंदर सोफे पर बैठा दिया गया, जहां मेहमानों की भी लड़कियां आकर बैठ गईं। लेकिन कोई भी रुचिका से नहीं बोल रहा था, सभी बस नंदिनी से ही बात कर रहे थे। अच्छा, तो नंदिनी भाभी, आपको सबसे ज्यादा घूमना फिरना पसंद है? ग्रेट, हम दोनों की पसंद मिलती है। मुझे तो सबसे ज्यादा खाना पीना पसंद है। खाओ पियो ऐश करो मित्रों। अरे हम बस एक ही भाभी से बोले जा रहे हैं, ये भी तो बेचारी हैं, ये तो चुप ही बैठी हुई हैं। हेलो, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। नंदिनी भाभी, आपने वैसे कहाँ तक पढ़ाई की है? कोई भी मुझे इज्जत नहीं दे रहा है। रुचिका बेचारी उदास थी। ऐसे ही सभी बस नंदिनी से ही बोल रहे थे, और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद रुचिका और नंदिनी को उनके कमरों में छोड़ दिया गया। ऐसे ही अगले दिन आज दोनों बहुओं का अपनी ससुराल में पहला दिन था। रुचिका सुबह सुबह जल्दी से उठ गई और उसने उठते ही सभी की सेवा करना शुरू कर दिया। अरे बुआ जी, लाइए मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। सभी बता दें कि क्या खाएंगे। रुचिका सुबह से ही ऐसे ही लगी रही, लेकिन फिर भी जब नंदिनी उठकर और आराम से तैयार होकर आई तो सभी नंदिनी से ही बोलने लगे। मेरी प्यारी बहू रानी आ गई। मेरी बहू रानी नंदिनी, आ जा बेटा, यहाँ बैठ जा। सभी नंदिनी से ही लाड़ जता रहे थे। ऐसे ही दोपहर हो गई और अब बारी थी दोनों बहुओं की पहली रसोई की। बहुओं, तुम दोनों की ही अब पहली रसोई है, तो जाओ अपनी पहली रसोई बना लो। रुचिका बेटा, तू खीर बनाना, और नंदिनी तू हलवा। जी। दोनों बहनें सभी के ऑर्डर लेकर रसोई में आ गईं। और मुझसे तो हलवे का हाँ भी बनाना नहीं आता। मैं कैसे हलवा बना सकती हूँ? मैं कुछ मदद करूँ क्या हलवा बनाने में? चल मैं बना दूंगी तेरा हलवा, तू टेंशन ना ले। तूने अगर चम्मच भी चला दिया तो तेरी पहली रसोई हो जाएगी। रुचिका ने नंदिनी का हलवा बनाया। नंदिनी बेफिक्र हो गई और कुछ देर बाद दोनों का खाना अकेले हाथ से बनाने के बाद रुचिका ने उसे टेबल पर लगाया। सभी जब खाना खाने को बैठे तो बस नंदिनी के हलवे की ही तारीफ करने लगे। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा है, सच में खाने के बाद मजा ही आ गया। शुक्रिया। हाँ, बस हाथ लगा देने से पहली रसोई नहीं बनती है, और अगर तुम खुद ना बना पाओ तो इस बात को बता देना अच्छा होता है। ऐसे धोखे में बात रखनी तो सही नहीं है। मैं कल से देख रही हूँ कि बस रंग रूप की वजह से सभी बस नंदिनी को ही पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो खाना बनाए रुचिका ने बनाया, जिसकी तारीफ की वो भी हकदार है। नंदिनी बेटा, तुझे ये बात बतानी चाहिए। आप सभी को एक बहू की खासियत तो दिख गई, लेकिन दूसरी का क्या? इसकी भी तो इज्जत करो ना। गंगा की बात को सुनकर पहले तो सभी मेहमान चुप रह गए, लेकिन फिर सभी ने रुचिका के लिए भी तालियां बजाईं। और सच में इस बहू पर तो हमने ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन अच्छी बहू तो यही निकली। वाह, एक बार सभी रुचिका की मेहनत के लिए तालियां बजाओ। सभी ने जोर जोर से रुचिका के लिए ताली बजाई, जिससे फिर रुचिका को भी अच्छा महसूस हुआ। बस फिर क्या था, अब सब कुछ सही हो चुका था। ससुराल के पहले दिन रुचिका को भी ससुराल में इज्जत मिल गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। देवरानी का ऑयल फ्री, जेठानी का देसी घी का खाना। अरे ये क्या, ये देसी घी का डब्बा तो खाली हो गया और कढ़ाई में बस मैंने 4 चम्मच देसी घी डाला है। इतने कम देसी घी में क्या ही सब्जी बनेगी, खुशबू भी नहीं आएगी ठीक से। अंजलि किचन में कबर्ड से एक बड़ा सा देसी घी का डिब्बा निकालती है और उसे खोलकर उसमें से बड़े बड़े 5 चम्मच कढ़ाई में देसी घी डालकर सब्जी का तड़का लगाने लगती है। ये आई ना देसी घी की खुशबू, ये लगा हींग का तड़का। पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छे खाने की खुशबू हमारे घर से आती है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। आधी कढ़ाई भरकर देसी घी डालकर सब्जी बनाने के बावजूद भी अंजलि बनी हुई सब्जी, रोटी और चावल में भी भर भर कर देसी घी डालती है और डाइनिंग टेबल पर अब खाना सर्व करती है। हद से ज्यादा देसी घी खाने से टेबल पर गिर रहा होता है। माँ जी, कैसी बनी है आज सब्जी? बढ़िया है ना? मुझे तो बहुत पसंद आई। बहू, तू खाना तो काफी बढ़िया बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा अपना ये देसी घी कम इस्तेमाल किया कर। देख कैसे रोटी से घी टपक कर टेबल पर गिर रहा है, सारी प्लेट में सिर्फ घी हो गया है। अरे माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे मायके से हर महीने कितना सारा देसी घी आता है। आप लोगों को असली देसी घी खाने को मिल रहा है। भाभी, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप तो जानती है ना कि आजकल मैं डाइट पर हूँ। मेरे फिगर का क्या होगा? डाइटिंग फिगर तो शहरी लोगों के चोचले होते हैं। जब तक शरीर में जान ना हो तब तक शरीर किस काम का? तंदुरुस्ती भी तो होनी चाहिए शरीर में।
घर की बड़ी बहू अंजलि दरअसल गांव से थी, जिसके चलते हर महीने अंजलि के मायके से उसके ससुराल में भर भर के देसी घी आता था। तो वहीं अंजलि भी हद से ज्यादा देसी घी डालकर अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती थी। सभी लोग खाना खाकर अब हॉल में बैठ जाते हैं और लड़कियों के फोटो देखने लगते हैं। बहू, फोटो तो देखकर बताओ कैसी है। इस लड़की का नाम पूनम है, मैंने अपने छोटे के लिए पसंद की है। लड़की तो सुंदर है, लेकिन लड़की थोड़ी दुबली पतली नहीं है। शहर की लड़कियां तो दुबली पतली ही होती हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जब ये आएगी तो इसे भी मैं अपना देसी घी खिला खिलाकर तंदुरुस्त कर दूंगी। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और सुषमा की पसंद की गई पूनम का घर के सबसे छोटे बेटे सुधीर से रिश्ता तय हो जाता है और 1-2 महीने में ही उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद आज पूनम की पहली रसोई की रस्म होती है। अच्छा हुआ मैं अपने साथ लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल की बोतल ले आई थी। ना जाने ये लोग किस तरह का तेल इस्तेमाल करते हैं खाने में। ये गया 1 ढक्कन तेल, इतना काफी है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? अरे तुम इस छोटे से ढक्कन से तेल मापकर कढ़ाई में क्यों डाल रही हो? भाभी वो क्या है ना, मैं खाने में इतना ही तेल डालती हूँ, मुझे तो लग रहा है ये भी ज्यादा हो गया है। वो क्या है ना, जितना हो सके ऑयल फ्री खाना खाना ही चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑयल फ्री खाना? तुम शहरी लोगों के चोचले होंगे, लेकिन ये हमारे घर में नहीं चलता। हमारे घर में जब तक खाने में भर भर के देसी घी ना हो, कोई निवाला तक नहीं उठाता। इतना कहकर जेठानी देसी घी का डिब्बा निकालती है और कढ़ाई में भरकर देसी घी डाल देती है, जिसे देख देवरानी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये तुमने क्या किया? पूरी कढ़ाई देसी घी से भर दी। ये कितना अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। ये अंग्रेजी लाइन अपने पास रखो, समझी? अगर शरीर में तंदुरुस्ती चाहिए तो देसी घी तो खाना ही पड़ेगा, और तुम्हारी पहली रसोई का खाना भी देसी घी में ही बनेगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये खाना देसी घी में बनता है। गुस्से में पूनम देसी घी से भरी कढ़ाई को सिंक में रख देती है और अब वापस एक और कढ़ाई लेकर ढक्कन से उसमें तेल डालकर सबके लिए खाना बनाती है। ये देख अंजलि का खून खौल उठता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर में देवरानी अपना ऑयल फ्री खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। अरे वाह, कितने दिनों के बाद देसी घी का टपका हुआ खाना देखा है। खाकर भी देखिए, खाने में भी काफी टेस्टी और हेल्दी है। सभी जैसे ही देवरानी का बनाया हुआ ऑयल फ्री खाना खाते हैं तो सबका मुंह बन जाता है। ये कैसा खाना बनाया है? अच्छी बात है कि तूने अपनी जेठानी की तरह भर भर के देसी घी नहीं डाला, लेकिन इसमें तो नाम के लिए भी तेल नहीं है। बिना तेल के भी खाने में कोई स्वाद आता है क्या? और बनाओ ऑयल फ्री खाना। देखा, मैंने कहा था ना कि किसी को भी तुम्हारा ऑयल फ्री खाना पसंद नहीं आएगा। माँ जी, क्या आपने कभी तेल पीकर देखा है? उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। आप लोगों का बस वहम है कि तेल से खाने में स्वाद आता है। मैं तो बिना तेल का खाना खाती हूँ। आपके लिए मैंने तेल डाल दिया खाने में, और अब आप लोगों की उम्र हो चुकी है। अगर खुद को फिट रखना है तो ऑयल फ्री खाना चाहिए। दोनों का एक दूसरे से मुंह बन जाता है और ऐसे ही अगला दिन आ जाता है, जहां एक तरफ जेठानी देसी घी में लपलपाए आलू के पराठे बनाकर नाश्ते में सबके लिए लाती है, तो वहीं देवरानी 0 ऑयल यूज करके सबके लिए हेल्दी सैंडविच बनाती है। आज भी मम्मी ने देसी घी के पराठे बना दिया। अगर मैं इसे खाऊंगा तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। कल भी गलती से मैंने अपनी स्कूल की शर्ट पर हाथ लगा दिया था। एक काम करता हूँ, चाची ने तो सैंडविच बनाया, वो खा लेता हूँ। बंटी अपनी माँ के देसी घी के पराठे को छोड़ अपनी चाची के बनाए हुए सैंडविच को खाने लगता है। तभी वहां अंजलि आ जाती है। तेरे लिए सुबह सुबह उठकर मैंने देसी घी के पराठे बनाए, और तू है कि ये घास फूस खा रहा है। छोड़ उसे और ये पराठे खा। भाभी, आपसे ज्यादा तो आपका बेटा समझदार है। उसको भी पता है कि देसी घी हमारी बॉडी के लिए कितना अनहेल्दी हो रहा है, तभी तो वो मेरा बनाया हुआ हेल्दी और लाइट सैंडविच खा रहा है। तुम्हें शौक है ना ऑयल फ्री खाने का, तो तुम खुद खाओ, लेकिन मेरे बेटे को उससे दूर रखो, समझी तुम? और बंटी, तूने अभी तक सैंडविच नहीं छोड़ा। एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी के देसी घी और ऑयल फ्री खाने को लेकर बहस छिड़ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे वाह, बिना तेल की एक बूंद इस्तेमाल करे कितनी बढ़िया सब्जी बना दी इन्होंने तो। मैं भी आज बिना तेल की सब्जी बनाऊंगी। जहां एक तरफ रसोई में पूनम अपना ऑयल फ्री खाना बनाती, तो वहीं अंजलि अपने खाने में भर भर कर देसी घी डालती। पूनम सबसे पहले कढ़ाई में जीरा डालकर उसे अच्छे से भून लेती है और उसके ऊपर प्याज टमाटर डाल देती है। टमाटर के पानी में अच्छे से मसाले भुन जाने के बाद अब पूनम सब्जी डालकर सब्जी बनने के लिए उसे गैस पर छोड़ देती है। ये देख अंजलि, इसने तो सच में बिना तेल का इस्तेमाल करके सब्जी बना दी, और सब्जी जली भी नहीं। क्या घूर घूर कर देख रही हो? हैरान रह गई ना कि कैसे मैंने बिना तेल की एक बूंद इस्तेमाल करे खाना बनाया। इसे टैलेंट कहते हैं। या आप जैसी मोटी बुद्धि के लोगों को क्या पता, देसी घी खाकर आपके दिमाग में चर्बी जम गई है। जहां एक तरफ देवरानी आए दिन अपने ससुराल वालों को अपना ऑयल फ्री खाना खिलाती, तो वहीं जेठानी अपना देसी घी से भरा हुआ। ससुराल वाले दोनों ही बहुओं के खाने से नाखुश थे।
लेकिन घर में ज्यादा बहस ना हो इसीलिए बेचारे बिना कुछ कहे उन दोनों के ही खाने को खा लेते हैं। अपना तेल खत्म हो जाने की वजह से पूनम पास की दुकान पर एक ऑयल की बोतल लेने जाती है, तो वहीं मायके से घी न आने की वजह से अंजलि भी उस दुकान पर देसी घी लेने के लिए जाती है। भैया एक लो कोलेस्ट्रॉल तेल की बोतल देना, 6 किलो का देसी घी का डब्बा चाहिए। लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कम से कम एक बड़ी तेल की बोतल ले। कंजूस कहीं के। इसे कंजूसी नहीं, इसे समझदारी कहते हैं। वो क्या है ना, तुम्हारे देसी घी की चर्बी जिस तरह तुम्हारे दिमाग और पेट पर जम गई है ना, मेरे में नहीं जमी है। ओके? दोनों एक बार फिर लड़ना शुरू कर देती हैं और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। शाम को सुधीर जैसे ही ऑफिस से घर आता है तो पूनम देखती है कि सुधीर की आधे से ज्यादा शर्ट पर ढेर सारा तेल लगा हुआ है और उसका बैग भी ऑयल से लथपथ है। ये तुम्हारी शर्ट पर ये तेल की सब्जी का दाग कैसे, और ये बैग पर ये सब क्या है? आज भाभी ने मुझे लंच दिया था ना, तो डिब्बे से उनका देसी घी लीक हो गया जो मेरे बैग शर्ट सब पर लग गया और साथ ही साथ मेरी प्रेजेंटेशन की फाइल भी खराब हो गई। अपने पति की बात सुनकर पूनम गुस्से से तिल मिलाकर अपनी जेठानी के पास जाकर फिर लड़ाई करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब अंजलि का वजन भी बढ़ने लगता है, तो वहीं पूनम भी काफी पतली दुबली हो गई थी। माँ जी, मेरा कितना ज्यादा वजन बढ़ रहा है, क्या करूं मैं? और एक मैं हूँ, मेरा तो वजन ही नहीं बढ़ रहा है। अंजलि बहू, जितना तू खाने में देसी घी डाल डाल कर खाती है तो तेरा क्यों वजन नहीं बढ़ेगा? और पूनम बहू, तू तो खाने में तेल की बूंदे भी नहीं डालती है तो वजन तो तेरा घटेगा ही। क्या माँ जी, आप भी ना, मुझे कोई और कारण लग रहा है, लगता है किसी की नजर लग गई है। 1 महीना तुम दोनों किचन की भागदौड़ मेरे हाथों में दे दो, नाश्ते से लेकर खाना सब कुछ मैं बनाऊंगी, फिर तुम देखना। सुषमा अब लगातार 1 महीने तक खुद ही सुबह से लेकर रात तक खाना बनाती है और 1 महीने में ही अंजलि ये नोटिस करती है कि उसका वजन पहले से कम हो गया है, तो वहीं पूनम का वजन थोड़ा बढ़ गया है। तेल और घी का सही इस्तेमाल करने से इंसान की सेहत भी बनी रहती है और साथ ही कोई नुकसान भी नहीं होता। आप समझी तुम? अगर तेल और घी का सही मात्रा में इस्तेमाल करोगी, खाने में स्वाद भी आएगा, सेहत भी बनी रहेगी। माँ जी, सही कहा आपने। काश ये बात हम पहले ही समझ जाते तो हमारे बीच इतना मनमुटाव पैदा ही ना होता। अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के बताए हुए तरीके से सही मात्रा में घी और तेल का इस्तेमाल करती हैं और अब दोनों के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो जाता है।